अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं एपिलेप्सी की। व्हाट इज़ एपिलेप्सी? एपिलेप्सी बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सीजर्स। और ये जो सीजर्स हैं इनकी डिफरेंट फॉर्म्स होंगी, ठीक है, वेरियस फॉर्म्स हैं, और ये बेसिकली पीरियोडिक होंगे, पीरियोडिक सीजर्स होंगे। तो ये एपिलेप्सी बेसिकली अब क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो ये किस वजह से होता है? देखें, हमारा ये जो ब्रेन है इसके अंदर क्या होता है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना, या न्यूरॉन जो है वो केमिकल्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, एक्साइटेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं। एक्साइटेशंस को बैलेंस करने के लिए क्या होता है, इनहिबिशन प्रोड्यूस होती है। अब ये जो एक्साइटेशन और इनहिबिशन है इनका हमेशा बैलेंस रहता है, लेकिन अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए, एक्साइटेशन जो है अगर ये ज़्यादा हो जाए या इनहिबिशन जो है वो कम हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्साइटेशन ओवरऑल बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सीजर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है पहली बात कि ये एक्साइटेशन या इनहिबिशन किस वजह से हो रही है। तो एक हमारे पास है गाबा, गैमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, ये बेसिकली इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। और एक हमारे पास होता है ग्लूटामेट, और ग्लूटामेट जो है ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। अब ग्लूटामेट अगर बढ़ जाए तो ये एक्साइटेशन इंक्रीज करवा देगा, और अगर गाबा बढ़ता है तो इनहिबिशन बढ़ेगी। तो एपिलेप्सी की सूरत में क्या हो रहा है कि ग्लूटामेट के लेवल्स बढ़ रहे हैं, गाबा की एक्टिविटी कम हो रही है, जिसकी वजह से जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो ओरिजिनेट करेगा। वो किस वजह से बेसिकली कर रहा है, हमारे पास जो न्यूरोलॉजिकल डिस्चार्ज है वो एबनॉर्मल हो गया है। तो ये जो दोनों का बैलेंस था ये अब क्या हुआ, एबनॉर्मल हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से एपिलेप्सी हो जाएगा। और ये जो सीजर्स हैं, अब हमने कहा कि डिफरेंट फॉर्म के सीजर्स हो सकते हैं। अब ये किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सी टाइप का सीजर होगा? ये डिपेंड करेगा कि कौन सी ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो अफेक्ट हुआ है। देखें, ब्रेन के अंदर दो हेमिस्फीयर्स हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि वो जो न्यूरोनल डिस्चार्ज है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। वो आया एक पार्ट से हो रहा है, एक हेमिस्फीयर से हो रहा है, या दोनों के ऊपर जा रहा है, या हमें ये देखना है कि एक हेमिस्फीयर का भी कौन सा पार्ट उसके अंदर जो इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि उसकी टाइप कौन सी है सीजर की। सीजर जो है वो बेसिकली एक सिम्टम है एपिलेप्सी का। अब हमें ये देखना है कि एपिलेप्सी के डिफरेंट कॉजेज़ कौन कौन से हो सकते हैं, कौन सी वजूहात जो है वो हो सकती हैं एपिलेप्सी को कॉज करने के लिए। कोई ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, ट्रॉमा, हेड इंजरी हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक के अलावा कोई इन्फेक्शन या ट्यूमर हो सकता है। तो ये डिफरेंट जो है हमारे पास कॉजेज़ हैं जो कि एपिलेप्सी जो है जिसकी वजह से हो सकती है। इन कॉजेज़ के अलावा कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि कोई और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है किसी को, और वो जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये रीज़न बन सकता है एपिलेप्सी का। इसको हम इनहेरिटेड न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद ये है कि ये जो सीजर्स हैं दीज आर एसोसिएटेड विद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होना कि एसोसिएशन इनकी किसके साथ होती है, कि हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जिसको हम बोलते हैं फोकस। अब ये जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है जिसको हम फोकस बोलते हैं, अगर इसके अंदर से क्या हो रहा है, एपिसोडिक हाई फ्रीक्वेंसी डिस्चार्ज हो रहा है। एक तो ये कि वो एपिसोडिक होगा, ठीक है, दूसरा क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी है। अब ये जो एपिसोडिक हाई फ्रीक्वेंसी डिस्चार्ज होगा कहाँ से, फोकस से। फोकस क्या है, ब्रेन के अंदर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है। जब ये होगा उसकी वजह से सीजर्स होंगे। तो सीजर्स बेसिकली इससे एसोसिएट है। तो स्टार्ट में क्या होगा, जब ये न्यूरॉन जो है फोकस जो है यहाँ से डिस्चार्ज जो होगा ये बेसिकली एक लोकल एबनॉर्मल डिस्चार्ज होगा।
अब स्टार्ट में क्या है, लोकल एबनॉर्मल डिस्चार्ज है, लेकिन उसके बाद ये क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। स्प्रेड कहाँ पे करेगा, अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन पे, ठीक है। अब ये जो एपिलेप्सी के सिम्टम्स हैं ये इसी पे डिपेंड करेगा। सिम्टम्स जो है ये डिपेंड करेंगे दो चीज़ों पे, एक ये कि प्राइमरी डिस्चार्ज कहाँ से हुआ, ये जो लोकल एबनॉर्मल डिस्चार्ज था, प्राइमरी डिस्चार्ज था, वो कहाँ से हुआ, एक इस बात पे डिपेंड करेंगे हमारे सिम्टम जो एपिलेप्सी के। दूसरा ये कि स्प्रेड की एक्सटेंट कितनी है, कितना ज़्यादा वो स्प्रेड किया है ब्रेन के अंदर। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये डिटरमिन करेंगे कि सिम्टम्स क्या होंगे उस एपिलेप्सी के। और ये जो अब सिम्टम्स हैं ये रेंज करते हैं ब्रीफ लैप्स ऑफ अटेंशन। स्टार्ट में क्या होता है कि जो अटेंशन है पेशेंट की वो जा सकती है, ठीक है, फुल कन्वर्जन्स हो सकती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एपिलेप्सी में कन्वर्जन्स हों, ब्रीफ लैप्स ऑफ अटेंशन से सिम्टम स्टार्ट होंगे, कन्वर्जन्स हो सकती हैं पेशेंट में, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट का जो बिहेवियर और मूड जो है वो अल्टर हो जाएंगे। तो ये सारे जो हैं ये सिम्टम्स आएंगे जब भी किसी को एपिलेप्सी का अटैक होगा। अच्छा, अब एक जो बात है बहुत ज़रूरी आपको समझनी वो ये है, क्योंकि हमने कहा कि कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन अफेक्टेड है उसी से हमारे पास सिम्टम्स का हमें पता चलेगा कि कौन सी सिम्टम्स आएंगी। अब यहाँ पे ये आपको समझना ज़रूरी है कि हमारे ब्रेन के अंदर अगर जो है मोटर कॉर्टेक्स ये इन्वॉल्व हो जाए, मोटर कॉर्टेक्स अगर इन्वॉल्व होती है इस एपिलेप्सी अटैक में, तो उसकी वजह से क्या होगा, कन्वर्जन्स होंगी। अगर मोटर कॉर्टेक्स जो है ये इन्वॉल्व नहीं होता है तो कन्वर्जन्स नहीं होंगी। पहली बात ये, तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरी बात यह है कि अगर हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होगा, हाइपोथैलेमस अगर इन्वॉल्व होगा तो उसकी वजह से पेरिफेरल ऑटोनॉमिक डिस्चार्ज होगा। और तीसरी बात हमारे पास ये है कि रेटिकुलर फॉर्मेशन है, रेटिकुलर फॉर्मेशन इन द अपर ब्रेन स्टेम। अगर ये इन्वॉल्व है तो इसकी वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी। तो ये आपको बात याद रखनी है अब कि देखिए सिम्टम्स जो हमने पहले बात की थी कि वो किसी की जो अटेंशन है वो ख़त्म हो सकती है, उसके बाद कन्वर्जन्स हो सकते हैं, बिहेवियर चेंज हो सकता है, मूड चेंज हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो डिपेंड करती है कि कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन अफेक्टेड है। अगर मोटर कॉर्टेक्स अफेक्टेड है, इन्वॉल्व है, तो कन्वर्जन्स होंगी। अगर हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व है तो पेरिफेरल ऑटोनॉमिक डिस्चार्ज होगा। और अगर रेटिकुलर फॉर्मेशन इन अपर ब्रेन स्टेम ये इन्वॉल्व है तो उससे क्या होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये इन्वॉल्व नहीं है रेटिकुलर फॉर्मेशन तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होगी। तो ये आपको सिम्टम्स याद रखने हैं कि किस तरह से सिम्टम्स आएंगे। अब इसके बाद ये जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज है या एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है इसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। हम इसको इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, MRI, इससे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी है। तो ये हमारे पास जो है रूटीनली ये जो प्रोसेस है ये हम यूज़ करके डायग्नोज करते हैं एपिलेप्सी को। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीजर्स की। अच्छा, इसमें ना कुछ पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना आपको, वो ये है कि जो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एपिलेप्सी, ये किस पे डिपेंडेंट है। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन जो है ना एपिलेप्सी की, ये डिपेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सीजर। सीजर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
ये इस पे डिपेंड करेगी। हमारी एपिलेप्सी की जो क्लासिफिकेशन है ये डिपेंड करती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीजर इसके ऊपर। और ये जो काजेज़ हैं हमारे उस सीजर के या एपिलेप्सी के या पैथोलॉजी है उस पर डिपेंडेंट नहीं है ये। इसका आपको क्लियरली याद रखना है कि जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स हैं सीजर के उस पर डिपेंड करेगी एपिलेप्सी की क्लासिफिकेशन। उसकी जो पैथोलॉजी है या उसका जो कॉज है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। अब सीजर की जो है हमारे पास दो मेन जो हैं क्लासेस हैं। एक हमारे पास होते हैं पार्शियल सीजर्स और दूसरे होते हैं जनरलाइज्ड। अब पार्शियल और जनरलाइज्ड इनको अब वन बाय वन हम डिटेल में देखते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे और आपको जो याद रखनी है वो ये है कि दोनों जो फॉर्म्स हैं इसके अंदर सिंपल भी हो सकती हैं, सिंपल पार्शियल सीजर, और सिंपल जनरलाइज्ड सीजर्स हो सकते हैं, और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स पार्शियल या कॉम्प्लेक्स जनरलाइज्ड हो सकते हैं। अब ये जो सिंपल या कॉम्प्लेक्स है ये डिपेंड कर रहा है कॉन्शियसनेस पे। अगर कॉन्शियसनेस एब्सेंट नहीं होती इन दोनों केसेस में तो वो सिंपल होंगे, और अगर कॉन्शियसनेस जो है वो लॉस्ट हो जाती है तो वो कॉम्प्लेक्स होंगे। तो ये बेसिक एक डिफरेंस आपको याद रखना है। अब इसकी डिटेल जो क्लासिफिकेशन उसकी बात करते हैं। अब पहले हमारे पास क्या है, पार्शियल सीजर्स। पार्शियल सीजर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली वो टाइप है जिसमें हमारे पास जो डिस्चार्ज है, नॉर्मल डिस्चार्ज जो है ये स्टार्ट करता है लोकली ये ओरिजिनेट करेगा ये जो डिस्चार्ज है, और उसके बाद ये लोकलाइज्ड ही रहेगा, पर आमतौर पे ये लोकलाइज्ड ही रहेगा, आगे स्प्रेड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें जो सिम्टम्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि कौन सा रीजन जो है ब्रेन का वो इन्वॉल्व है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सिम्टम्स ने इस बात पे डिपेंड करना है कि प्राइमरी डिस्चार्ज कहाँ से हो रहा है और दूसरा हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो इन्वॉल्व है। अब इसमें सिम्टम्स आएंगे क्या, इसमें कुछ सिम्टम जो है इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शंस हैं, इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शंस के अलावा इसके अंदर हमारे पास जो है एबनॉर्मल सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं, एबनॉर्मल सेंसेशंस आप कह सकते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल सेंसेशंस के बाद ऑटोनॉमिक डिस्चार्ज हो सकता है एबनॉर्मल। इसके अलावा मूड और बिहेवियर जो है वो अल्टर हो जाएगा। अब मूड और बिहेवियर क्योंकि अल्टर हो रहा है इसके अंदर, तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं साइकोमोटर एपिलेप्सी। तो ये आपको याद रखना है। आगे चल के हम डिफरेंस भी देखेंगे कि साइकोमोटर जो एपिलेप्सी है वो क्या है और जैक्सोनियन एपिलेप्सी क्या होता है। तो साइकोमोटर बेसिकली हमारे पास क्या है, मूड बिहेवियर वगैरह चेंज हो रहा है पार्शियल सीजर में, तो इसको हम बोल रहे हैं कि ये साइकोमोटर एपिलेप्सी है। अब इसके अंदर जो हमारे पास अगर हम बात करें कि हेमिस्फेयर जो हैं, ये फॉर एग्जांपल हेमिस्फेयर्स हैं दो, इसके अंदर जो डिस्चार्ज होगा वो एक हेमिस्फेयर में ही होगा और उसके एक पार्ट में होगा। ठीक है, अगर लोकल सेरिब्रल लेयन हो जाए, सेरिब्रल लेयन जो है उसकी वजह से ये सीजर्स हो सकते हैं, और जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी इसके चांसेस जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। अब ये था सारा हमारे पास सिंपल पार्शियल सीजर का। अब इसके बाद अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें, अब कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि जो सीजर ओरिजिनेट हुए हैं, जो अब नॉर्मल डिस्चार्ज है वो एक जगह से हुए हैं, लेकिन उसके बाद वो आगे स्प्रेड करेंगे। अब इसके बाद एक और बात आपको याद रखनी है जो प्रीवियसली हमने बात की कि कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है कि जो कॉन्शियसनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, और कॉन्शियसनेस कब इसके अंदर से लॉस्ट होगी वो आपको ये याद रखना है कि जब यहाँ से फॉर एग्जांपल एक हमारे पास अब नॉर्मल डिस्चार्ज हुआ, इसके ऑनसेट जब होगा ना, ऑनसेट के ऊपर उसका जो कॉन्शियसनेस है वो लॉस्ट नहीं होगी, लेकिन जब ये स्प्रेड करेगा आगे, ठीक है, स्प्रेड करेगा उस टाइम, या जब इसका आउटसेट होगा, जब ये ख़त्म होने वाला होगा डिस्चार्ज, उस टाइम पे कॉन्शियसनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं कि स्टार्ट में ऑनसेट पे जो है कॉम्प्लेक्स सीजर जो है उसके अंदर ऑनसेट पे जो कॉन्शियसनेस है वो प्रेजेंट रहेगी, लेकिन उसके आउटसेट पे और उसके बाद उसके स्प्रेड पे जो कॉन्शियसनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। और वो भी कब, स्प्रेड करने के बाद जब वो ब्रेन स्टेम के रेटिकुलर फॉर्मेशन को जाके इन्वॉल्व कर लेगा, तब कॉन्शियसनेस ख़त्म होगी। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें
पार्शियल सीजर स्टार्ट होते हैं, एक हेमिस्फेयर से वो स्प्रेड करते हैं और उसके बाद दोनों हेमिस्फेयर को इन्वॉल्व कर लेते हैं। इससे क्या होगा, जो पार्शियल सीजर थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे जनरलाइज सीजर में। जनरलाइज सीजर में क्योंकि ये कन्वर्ट हो रहे हैं इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये सेकेंडरली जनरलाइज्ड सीजर्स हैं। स्टार्ट में ये जनरलाइज्ड नहीं थे, स्टार्ट में पार्शियल थे, लेकिन बाद में ये कन्वर्ट हो गए हैं जनरलाइज्ड में। ओके, इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर एक होता है जैक्सोनियन एपिलेप्सी। अब ये बेसिक एक टर्म है जो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होती है, कि अगर जो फोकस है, एपिलेप्टिक फोकस जो है वो अगर मोटर कॉर्टेक्स है, मोटर कॉर्टेक्स जो है अगर इसके अंदर से एपिलेप्सी ओरिजिनेट करती है तो उसको हम बोलेंगे जैक्सोनियन एपिलेप्सी। और इसमें होगा क्या, रेपिटेटिव जर्क्स होंगे, जर्क्स या झटके लगना, रेपिटेटिव जर्क्स होंगे। इसके अलावा एक साइड ऑफ द बॉडी जो है वो इन्वॉल्व होगी इसमें, ठीक है। वन साइड ऑफ द बॉडी स्टार्ट के अंदर जो है एक साइड ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व होगी, उसमें खास तौर पे पर्टिकुलरली थंब हो सकता है, बिग टो हो सकता है, इसके अलावा माउथ का एक साइड हो सकती है, ठीक है। तो ये चलेगा कब तक, 2 मिनट के अंदर अंदर, और ख़त्म होने से पहले जो है ये स्प्रेड कर सकता है और बाकी बॉडी के पार्ट्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो ये बेसिकली हमारे पास है जैक्सोनियन एपिलेप्सी। ओके, इसके बाद जो है हमारे पास आते हैं जनरलाइज्ड सीजर्स। अब जनरलाइज्ड सीजर जो हैं इसमें एक बात तो ये है कि मुकम्मल जो ब्रेन है, दोनों हेमिस्फीयर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास है, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जो है नॉर्मल डिस्चार्ज वो है वो ओरिजिनेट करेगा, जिसकी वजह से दोनों क्योंकि हेमिस्फीयर्स इन्वॉल्व हो गए तो इसको हम बोलेंगे ये जनरलाइज्ड एपिलेप्टिक सीजर्स हैं। और इसके अंदर जो है इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी, क्योंकि जैसे ही दोनों हेमिस्फीयर्स इन्वॉल्व होंगे तो उसके अंदर जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो फ़ौरन से जो कॉन्शियसनेस है वो लॉस्ट हो जाएगी। अब इसके अंदर बहुत सी टाइप्स हैं, ठीक है, बहुत सी टाइप्स के जनरलाइज सीजर्स हैं। अब इसके अंदर एक मेन जो है वो टॉनिक क्लोनिक, टॉनिक क्लोनिक का दूसरा नाम जो है इसको हम बोलते हैं ग्रैंड मल, और इसके अलावा एब्सेंस जो सीजर हैं इसको हम बोलते हैं पेटिट मल, ठीक है। तो ये 2 मेजर हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो ये टॉनिक क्लोनिक का फॉर्मर नेम जो है ग्रैंड मल एपिलेप्सी है, और एब्सेंस सीजर का पुराना नाम जो है या फॉर्मरली इसको हम बोलते हैं पेटिट मल सीजर्स। अब फर्स्ट टाइप हमारे पास इसमें है टॉनिक क्लोनिक सीजर्स की। टॉनिक क्लोनिक सीजर्स में क्या होता है, इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी फॉलोड बाय टॉनिक। टॉनिक का मतलब होता है कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। और क्लोनिक जो है इसका मतलब होता है रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो जैसे ही किसी पेशेंट को जो है टॉनिक क्लोनिक सीजर होंगे तो सबसे पहले क्या होगा, फ़ौरन से उसकी कॉन्शियसनेस खत्म होगी, साथ जो है कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन और रैपिड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है ये स्टार्ट हो जाएंगी। और जब ये जो सीजर का अटैक ख़त्म होगा तो देखें, जब ये बहुत ज़्यादा उसकी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही हैं, कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन हो रही हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी यूज़ होती है उस पेशेंट की। तो पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है और उसकी एनर्जी यूज़ हो रही है। जब वो होश में आएगा तो बहुत ज़्यादा थका हुआ होगा पेशेंट, एग्जॉस्ट होगा वो पेशेंट, ठीक है। और साथ में क्या होगा, कंफ्यूज्ड होगा वो पेशेंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है एब्सेंस सीजर्स। एब्सेंस सीजर जो हैं ये मोस्टली होते हैं बच्चों में, चिल्ड्रन में। और ये जो सीजर्स हैं ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक या इनका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन एक बात आपने ये याद रखनी है इसके अंदर के ड्रामेटिक नहीं है, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली अकर करते हैं। एक दिन में कई कई बार जो है ये वाले सीजर्स होंगे पेशेंट को। पेशेंट जो है इसके अंदर जो भी काम कर रहा होता है ना उसको फ़ौरन से छोड़ देता है, एब्रप्टली स्टॉप्स, ठीक है। जो भी वो काम कर रहा था फ़ौरन से छोड़ देगा। इसके अलावा अगर कोई बात कर रहा है वो बच्चा या पेशेंट, तो क्या होता है कि सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले ही उसको कहीं बीच में ही रुक जाता है।
और पेशेंट जो होता है उसको अपने सराउंडिंग की जो है ना पता नहीं होता, अनअवेयर होता है सराउंडिंग से, और जल्द ही जो है दोबारा से रिकवर हो जाता है फ़ौरन से। और इसमें एक चीज़ जो याद आपने रखनी है वो ये है कि जो इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी है इसके अंदर एक बहुत रिदमिक पैटर्न बनता है। और इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हम स्पेसिफिकली ये कहते होते हैं कि कुछ ड्रग्स किसी स्पेसिफिक टाइप के सीजर्स के अगेंस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ईईजी जब हमने देखा तो इसमें क्या हो रहा है कि रिदमिक पैटर्न जो है वो बनता है। उसकी रीज़न ये है कि कॉर्टेक्स और थैलमस के दरमियान एक रिदमिक फीडबैक होता है। और ये जो थैलमस है ये बेसिकली इसकी जो न्यूरॉन्स हैं थैलमिक न्यूरॉन्स, इसकी प्रॉपर्टी है। और कौन से न्यूरॉन्स जो कि टी टाइप कैल्शियम चैनल्स के थ्रू जो है आती हैं। इसी वजह से कि जब भी हम एब्सेंट सीजर को ट्रीट करते हैं तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये पैटर्न बन रहा है कहाँ पे, थैलमस और कॉर्टेक्स के दरमियान, थैलमिक न्यूरॉन्स की प्रॉपर्टी की वजह से। और वो किस वजह से है, टी टाइप कैल्शियम चैनल्स की वजह से। इस वजह से एब्सेंट सीजर को ट्रीट करने के लिए हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ करेंगे। बाकी डिफरेंट टाइप के जो सीजर्स है उसमें हम डिफरेंट दूसरी ड्रग्स यूज़ करते हैं। इसके बाद एक और सिवियर टाइप ऑफ हमारे पास एपिलेप्सी अटैक है, उसको हम बोलते हैं लेनॉक्स-गैस्टॉट सिंड्रोम। ये बेसिकली लेनॉक्स-गैस्टॉट सिंड्रोम जो है ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। ये एक आप समझ लें कि सिवियर काइंड ऑफ एपिलेप्सी है जो कि बच्चों में होती है। और इसके अलावा इसमें आपने याद रखना है कि इसमें प्रोग्रेसिव मेंटल रिटार्डेशन होती है। और ये बेसिकली रिफ्लेक्शन है एक्साइटोटॉक्सिक न्यूरो डीजनरेशन की। मेंटल रिटार्डेशन और न्यूरो डीजनरेशन, ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं जब भी लेनॉक्स-गैस्टॉट सिंड्रोम की आप बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास आते हैं मायोक्लोनिक सीजर्स। और मायोक्लोनिक सीजर बेसिकली शॉर्ट एपिसोड्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस हैं, रहते हैं सेवरल मिनट्स तक। और अक्सर औकात ये होता है कि जब कोई इंसान सो के उठता है ना तो उस टाइम पे उसके जो लिम्स हैं, अपर लिम्स या लोअर लिम्स, उसके अंदर जर्क्स आना। और कब, जब पेशेंट जो है सो के उठता है। और ये किसी भी एज पे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसके होते हैं अर्ली चाइल्डहुड या प्यूबर्टी पे ये स्टार्ट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप हमारे पास होती है क्लोनिक सीजर्स की। क्लोनिक सीजर भी ऑलमोस्ट मायोक्लोनिक सीजर की तरह है। इसके अंदर भी शॉर्ट एपिसोड्स हैं मसल कॉन्ट्रैक्शंस के। और इसके अंदर एक डिफरेंस ये है कि जो कॉन्शियसनेस है वो क्लोनिक सीजर्स के अंदर ज़्यादा इम्पेयर होती है एज़ कम्पेयर टू मायोक्लोनिक। तो बाकी सेम ऑलमोस्ट ये रिजेंबल करता है इसके साथ, लेकिन आपने ये याद रखना है कि इसके अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो ज़्यादा इम्पेयर होगी एज़ कम्पेयर टू मायोक्लोनिक। और फिर हमारे पास आते हैं टॉनिक सीजर्स। टॉनिक जो है हमारे पास सीजर, इसमें बेसिकली जो एक्सटेंशन मसल्स हैं उनकी टोन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं और ये 60 सेकंड या 1 मिनट तक रहते हैं। फिर हमारे पास आते हैं एटॉनिक सीजर्स। और एटॉनिक सीजर जो है ये बेसिकली आप समझ लें कि इनको हम बोलते हैं ड्रॉप अटैक सीजर्स। और इसमें होता यह है कि सडन लॉस ऑफ मसल टोन हो जाती है, मसल टोन अचानक से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और लास्ट में हमारे पास एक होता है स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस ये होता है कि अगर एक पेशेंट जो है उसको सीजर हुआ, सीजर का अटैक हुआ और अभी वो सीजर का अटैक रिकवर नहीं हुआ, उसके ऊपर दोबारा से एक और सीजर का अटैक हो गया, तो ये जो सीजर के 2 या 2 से ज़्यादा अटैक हैं विदाउट एनी रिकवरी, इसको हम बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। और ये जो है ये लोकल भी हो सकते हैं, फोकल भी हो सकते हैं और जनरलाइज भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये आप समझ लें कि कन्वल्सिव भी हो सकते हैं, नॉन कन्वल्सिव भी हो सकते हैं। और ये ज़्यादा थ्रेटनिंग है और इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें फ़ौरन से ट्रीटमेंट ज़रूरी है। तो ये सारा कुछ था हमारे पास बेसिक्स एपिलेप्सी के बारे में, उस सीजर्स के बारे में। नेक्स्ट जो है अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी के बारे में। थैंक यू वेरी मच।